दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान सीनियर फाउंडेशन स्कूल बेगस यूट्यूब क्लासेज में। आपको हर विषय की ऑनलाइन क्लास यहाँ पर मिल रही है और आज हम आपको संस्कृत की क्लास उपलब्ध कराने जा रहे हैं, जो कि एक विषय के रूप में महत्वपूर्ण काम देती है। और आपका एक विषय जो रहेगा वो रहेगा संस्कृत। तो मैं आज आपको संस्कृत के विषय में पढ़ाऊँगा। संस्कृत में टॉपिक आपके बहुत सारे होते हैं इसमें, लेकिन जो मुख्य टॉपिक आज का आपका जो टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा संधि। संधि जो होती है वो संस्कृत में संधि किसे कहते हैं, संधि कितने प्रकार की होती है, संधि कितने भेद होते हैं, वो आपको यहाँ पर बताऊंगा। सर्वप्रथम मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि संधि जो होती है वो संधि किसे कहते हैं। संधि किम कथयते, संधि किसे कहते हैं, संधि किम कथयते, संधि किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा जो है वो होगी कि दो वर्णियों मेलनम संधि कथयति, यानी दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। जब दो वर्ण आपस में मिलकर तीसरे वर्ण की उत्पत्ति करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। नए शब्द का निर्माण करती है उसे हम संधि कहते हैं। संस्कृत में संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो देखो संस्कृत में संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। संस्कृत में संधि कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, तो इसमें नंबर 1 पर आती है स्वर संधि। कौन सी आती है, स्वर संधि। नंबर 2 जो है उस पर कौन सी आती है, व्यंजन संधि। कौन सी आती है, व्यंजन संधि। और नंबर 3 जो है उस पर संधि कौन सी आती है, विसर्ग संधि। कौन सी होती है, विसर्ग संधि। संस्कृत में ये 3 संधि होती है और तीनों संधि को आपने मेरे नाम लिखा दिया है। उसमें पहली संधि होती है स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि और तीसरी संधि जो होती है वो कौन सी होती है, विसर्ग संधि। देखो स्वर संधि जो है नंबर 1 पर स्वर संधि। इस स्वर संधि को हम अच संधि के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अच संधि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि स्वर संधि जो है उसे हम अच संधि भी बोलते हैं। और दूसरी जो है इसमें वो है व्यंजन संधि। कौन सी है, व्यंजन संधि, जिसे हम हल संधि के नाम से भी जानते हैं। कौन संधि के नाम से जानते हैं, हल संधि के नाम से भी जानते हैं। और तीसरी संधि जो होती है वो होती है विसर्ग संधि। कौन सी होती है, विसर्ग संधि, जिसका कोई उपनाम नहीं होता, इसका विसर्ग होता है। इस विसर्ग को हम 2 बिंदु के रूप में लगाते हैं। इस विसर्ग का जो उच्चारण स्थान जो होता है वो इसको हम बोलने में उच्चारण में सहायता करते हैं, वो बोलते हैं हम है, क्योंकि है के रूप में इसका उच्चारण होता है। जैसे मान लो राम शब्द आपने लिखा, अब ये राम शब्द क्या है, ये हिंदी का वर्ण है, लेकिन इसको संस्कृत में पद बनाते हैं तो इसमें सु विभक्ति लगाते हैं, सु में से उ का लोप करते हैं, स के स्थान में विसर्ग करते हैं, तो फिर क्या बनाते हैं, इसको राम है बनाते हैं। अब क्या बन गया, ये राम है। तो ये विसर्ग जो लगाया, इस विसर्ग का हम है के रूप में उच्चारण करते हैं। अब ये राम हो जाएगा, ये संस्कृत का शब्द बन जाएगा। जब तक विसर्ग डेल नहीं लगाते, उसको पद नहीं बनाते, तब तक हम उस शब्द को संस्कृत में प्रयोग नहीं कर सकते। इसलिए किसी भी शब्द को संस्कृत में प्रयोग करने के लिए उसको पद बनाना जरूरी है। अब तीनों संधि हो गई। तीनों संधि की उपनाम आपको पता है कौन सी संधि क्या है। जैसे स्वर संधि का अच संधि है, व्यंजन संधि का हल संधि है और विसर्ग संधि का विसर्ग होता है। अब इसमें आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। कौन सी संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि, क्योंकि पहला जो भेद लेंगे हम संधि का वो कौन सा लेंगे, स्वर संधि लेंगे। और स्वर संधि जो है उसमें देखो स्वर कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, क्या होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। स्वर संधि कितने भेद होते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे।
सर्वप्रथम हम देखेंगे कि स्वर संधि कहते किसे हैं और स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। स्वर जो है वो संस्कृत में स्वर होते कितने हैं, मूल स्वर कितने होते हैं, तो हम सब यहाँ पर जानेंगे। सर्वप्रथम हमें पता है कि स्वर जो है, स्वर आप सबको पता है कि स्वर कितने हैं। तो संस्कृत में स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 13 होते हैं। कितने होते हैं, 13 होते हैं। 13 कौन कौन से होते हैं, ए, आ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और औ। ये संस्कृत में स्वर जो होते हैं वो 13 होते हैं। लेकिन अच यहाँ पर जो आपने लिख रखा है कि अच जो होते हैं अच संधि से कहते हैं, तो अच संधि के अंदर अच में जो स्वर जो होते हैं वो मुख्यतः कितने होते हैं, 9 ही होते हैं। जो हमारी संस्कृत वर्णमाला जो होती है उस संस्कृत वर्णमाला के अंदर जो हमारे स्वर जो होते हैं वो 9 ही होते हैं। और 9 स्वर जो होते हैं वो हमारे वर्णमाला के अंदर प्रथम 4 सूत्र जो होते हैं, कौन से, प्रथम 4 सूत्र जो होते हैं उन 4 सूत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। जो होते हैं, पहला होगा देखो इसमें ए, ई, उण, दूसरा होगा री, लृक, तीसरा जो होगा वो होगा ए, ओम, चौथा है ऐ, औच। ये 4 सूत्र होते हैं संस्कृत में। जो हमारी संस्कृत वर्णमाला जो होती है उस वर्णमाला में जो हमारी चारों सूत्री हमारी अच संधि में हमें काम आएंगे। स्वर संधि जो होगी उसमें 4 सूत्री हम काम में लेंगे। और चारों सूत्रों में से इसमें देखो आप कहोगे कि सर इसमें आप 9 स्वर 9 बता रहे हैं, लेकिन इनमें 9 स्वर न होकर इसमें तो सर 4 तो इसमें है, 3 इसमें है, 4 3 7 और 3 10 3 13 हो गए सर इसमें तो। लेकिन बच्चों आपको बता दूं प्यारे दोस्तों कि इसमें जो अंतिम वर्ण जो होता है वो व्यंजन होता है। और व्यंजन अगर अंतिम वर्ण व्यंजन और हलंत है तो उसकी गणना संस्कृत में नहीं होती है। अगर किसी भी शब्द के अंदर अंतिम वर्ण व्यंजन हो और हलंत हो तो हलंत वर्ण की गणना संस्कृत में नहीं होती है। तो यहाँ पर न जो है ये व्यंजन है, हलंत है, इसकी गणना नहीं होगी। क जो है वो हलंत है इसलिए इसकी गणना भी नहीं होगी। ये ग जो है इसकी भी गणना नहीं होगी क्योंकि व्यंजन है, हलंत है। और अंतिम जो च जो है इस च की भी गणना नहीं होगी क्योंकि ये भी क्या है, व्यंजन है और क्या है, हलंत है। अब इसके बाद देखो शेष कितने बचे, 3 तो ये बच गए ए, ई, उ, 2 बच गए री और लृ, और 2 बच गए ए और ओ, और 2 कौन से बच गए, ऐ और औ। तो कितने हो गए, ए, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ और औ। इस प्रकार से ये हमारे कितने होते हैं, अच संधि में स्वर होते हैं 3, 3 6 और 3 9। ये 9 स्वर होते हैं जो हमारी यण संधि में या हमारे जो स्वर संधि जो है उस स्वर संधि में हमारे काम आते हैं। इन 9 स्वरों की सहायता से हम पूरी स्वर संधि को बनाएंगे। और स्वर संधि में जो भेद जो होते हैं स्वर संधि के, वो स्वर संधि के भेद कितने होते हैं, 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से होंगे देखो, जिसे हम स्वर संधि या अच संधि बोलते हैं, उस स्वर या अच संधि के 8 भेद होते हैं। जो कौन कौन से होंगे उसमें देखो, पहला भेद जो होगा वो होगा यण संधि। कौन सा होगा, यण संधि। दूसरा जो होगा वो होगा इसमें गुण संधि। कौन सा होगा, गुण संधि। तीसरा जो है वो होगा इसमें अयादि संधि। कौन सा होगा, अयादि संधि। और चौथा जो होगा वो होगा इसमें वर्धी संधि। कौन सा होगा, वर्धी संधि। पांचवा जो होगा वो इसमें होगा दीर्घ संधि। कौन सा होगा, दीर्घ संधि। और छठवां जो होगा वो इसमें होगा
पूर्व रूप संधि। क्या होगा? पूर्व रूप संधि। 7वां जो होगा वो इसमें होगा पर रूप संधि, और 8वां जो होगा वो होगा इसमें प्रकृति भाव संधि। कौन सा होगा? प्रकृति भाव संधि। ये 8 वेद जो है वो संस्कृत वर्णमाला, जो स्वर संधि जो होती है संस्कृत में, उस संस्कृत में स्वर संधि के 8 वेद होते हैं, जिसमें पहला होता है यण संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है अयादि संधि, चौथा जो होता है वर्धी संधि, 5वां दीर्घ संधि, 6वां पूर्व रूप संधि, 7वां पर रूप संधि और 8वां प्रकृति भाव संधि। ये 8 वेद होते हैं। इनमें जो आज हम पहला वेद पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे? यण संधि पढ़ेंगे। यण संधि किसे कहते हैं, यण संधि में क्या होता है और क्या नहीं होता, वो अभी अपन यहाँ देखेंगे। देखो, हम सर्वप्रथम लेते हैं यण संधि। तो आप सबको पता होना चाहिए कि संस्कृत जो स्वर संधि होती है संस्कृत में, उस स्वर संधि में 8 भेद होते हैं। स्वर संधि कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं, दोबारा देखो, यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, वर्धी संधि, दीर्घ संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो हम आगे लेते हैं सर्वप्रथम कौन सी? यण संधि। स्वर संधि का पहला भेद कौन सा होगा? यण संधि। यण संधि। देखो आपको यहाँ तो ये तो पता होगा ये स्वर संधि कहते किसे? 2 स्वरों के परस्पर मेल को स्वर संधि कहते हैं। जब 2 स्वर परस्पर मिलते हो आपस में, उसमें व्यंजन नहीं, परस्पर आपस में 2 स्वर मिलते हैं तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और जब 2 व्यंजन आपस में मिलते हैं, उससे वो तीसरा वर्ण जो उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ पर 2 स्वरों से मिलकर तीसरा जो स्वर उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। तो उसमें पहला कौन सा आता है? स्वर संधि का पहला आता है यण संधि, और यण संधि का सूत्र जो आता है पहला वो कौन सा आता है? इको यणची। कौन सा आएगा? इको यणची। ये सूत्र क्या कहता है कि मैं इक के स्थान पर यण आदेश करता हूं। इक है स्थाने यणशात। एक है स्थाने यणशात। अब देखो ये क्या कहता है? एक है स्थाने यणशात, यानी इक जो है उस इक के स्थान पर मैं क्या करूंगा? यण आदेश करूंगा। इक जो प्रत्यय जो है, इस इक प्रत्यय के स्थान पर क्या करूंगा? यण आदेश करूंगा। इक क्या है अपन ये जानेंगे। इक जो आपने लिखा कि इससे इक क्या है, मैंने भी आपको पहले लिखाया था कि हमारी संस्कृत वर्णमाला में अच जो है उस अच में कितने सूत्र होते हैं, कितने स्वर होते हैं? 9 स्वर होते हैं। और 9 स्वरों में कितने सूत्र होते हैं? 4 सूत्र होते हैं। जो हमारे माहेश्वरी सूत्र जो होते हैं, इसे हम संस्कृत वर्णमाला बोलते हैं, शिव सूत्र जाल से बोलते हैं। उसमें सर्वप्रथम जो सूत्र जो होते हैं वो 4 होते हैं जो स्वरों से संबंधित है। वैसे माहेश्वरी सूत्र जो होते हैं वो 14 होते हैं। इसमें 4 जो होते हैं वो स्वरों से संबंधित होते हैं, बाकी 10 जो होते हैं वो किससे होते हैं? व्यंजनों से संबंधित होते हैं। तो 4 सूत्र जो है वो स्वरों से संबंधित है। स्वरों से कौन कौन से हैं? अभी मैंने आपको पहले लिखाया था कि ए, ई, उण, दूसरा हो जाएगा री, लृक, तीसरा हो जाएगा ए, ओंग, और चौथा हो जाएगा ऐ, औच। ये चारों बन जाएंगे। इसमें मैंने आपको कहा था कि अगर किसी भी सूत्र के अंदर अगर अंतिम वर्ण व्यंजन हो और वो हलंत हो तो उसकी गणना नहीं होगी। तो देखो, न की नहीं होगी, क्रिय की नहीं होगी, न की नहीं होगी और च की नहीं होगी। इसमें शेष कितने बचे? 9 स्वर। कितने स्वर बचे? 9 स्वर। इन 9 स्वरों के स्थान पर यहाँ पर हम चेंज करेंगे। इसमें पहला आता है कि इक के स्थान है यणशात। अब इक क्या है? देखो, इक ई से लेकर क तक इक क्या है? इक प्रत्यय है। ये इक प्रत्यय क्या है कि ई से लेकर क तक जो बीच में वर्ण होते हैं उन वर्णों के स्थान पर मैं क्या करूंगा? यण आदेश करूंगा। उन इक के स्थान पर क्या करूंगा? यण आदेश करूंगा। तो देखो, इक में क्या है? ये रहा इक, ई आपको दिखाई दे दिया। ई के बाद में क कहाँ पर है? ये रहा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के जो वर्ण जो हैं, इन वर्णों के स्थान पर यण आदेश करेगा। यण क्या होता है? यण जो होता है
जो व्यंजन जो होते हैं यहाँ पर 10 सूत्र जो व्यंजनों सूत्र जो हैं, इस 10 व्यंजनों के सूत्रों में है वरट लण यम गणनम आगे आता है, हमारे भाषा सूत्र जो चलते हैं उस 14 सूत्रों में आता है। तो यण जो होता है उसमें होता है ये व रे और ल। आप ये देखो हिंदी में होता है ये रे ले और व, लेकिन संस्कृत में इसका विपरीत होता है, संस्कृत होता है ये व रे ल। तो देखो यहाँ पर इक जो है, इक में आपने पहले ई लिख लिया, यहाँ पर ऊ लिख लिया, न को नहीं लिखेंगे। देखो आप कहेंगे सर आपने ए को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ए की गणना नहीं हुई यहाँ पर ई से हो रही, ई से लेकर क तक। अब इससे पहले चाहे कितने भी वर्ण हो चाहे बाद में कितने भी वर्ण हो उसको अपन को नहीं लेना है, अपन को कौन सा लेना है, ई से लेकर ई से प्रारंभ करना क तक अपने को लेना है। तो यहाँ पर ई से प्रारंभ किया, ई को ले लिया, ऊ को ले लिया, देखो मैं नीचे लिख देता हूँ उसको, ई को ले लिया, ऊ को ले लिया, ऊ के बाद वर्ण को नहीं लेंगे क्योंकि हलंत है, व्यंजन है, इसलिए इसकी गणना नहीं होगी। आगे री को ले लिया और री के बाद क्या ले लिया, ली को ले लिया। अब जो एक कहा गया हलंत है, व्यंजन है, इसलिए क को नहीं लेंगे, आगे अपन कुछ लेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि अपने को ई से लेकर क तक ही लेना है, आगे के वर्णों को नहीं लेना है। अब जो इक के स्थान पर यण आदेश, तो यण करेगा तो क्या बनेगा ये व रल, तो क्रम से देखो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा ये, ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा व, रे के स्थान पर क्या हो जाएगा रे, और ली के स्थान पर क्या हो जाएगा ल हो जाएगा। देखो जो पूरे व्यंजन जो होंगे वो सब हलंत होंगे। क्यों, क्योंकि बिना स्वर के व्यंजन क्या होता है, अधूरा होता है। अगर किसी स्वर के अंदर व्यंजन नहीं है, समाहित नहीं है, तो वहाँ पर व्यंजन क्या होगा, अधूरा ही होगा। जब व्यंजन को पूरा करना होगा तो उसमें हमारे को स्वर जो है उसको समाहित करना ही होगा। तो यहाँ पर व्यंजन जो है वो पूरे क्या है, हलंत है। और जब हलंत व्यंजन होंगे तभी हमारी संधि बनेगी, अन्यथा संधि भी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर देखो एक के स्थान पर ये हो जाएगा, ऊ के स्थान पर वह हो जाएगा, रे के स्थान पर र हो जाएगा, ली के स्थान पर ल हो जाएगा। एक बार पुनः देखना दोस्तों, संस्कृत में संधि पढ़ रहे हैं, संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। संस्कृत में लिखे तो दो वर्णीय मेलम संधि कथयते, यानी कि दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। दूसरा इसमें आता है कि स्वर संधि, इसमें संधि के कितने भेद होते हैं, तो संस्कृत में स्वर जो संधि जो होती है संधि कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं, पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा कौन सा होता है, विसर्ग संधि। ये तीनों भेद होते हैं। स्वर संधि, आज आपने पहली कौन संधि ली, स्वर संधि। स्वर संधि का उपनाम क्या है, अच संधि। मैंने कहा कि संस्कृत में स्वरों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 13 होती है। कितनी होती है, 13 की संस्कृत में स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं, 13 होते हैं। इसका उपनाम अच संधि लिखा आपने। अच संधि लिखने का कारण यह है कि माहेश्वरी सूत्र जो होते हैं उस माहेश्वरी सूत्रों में 14 माहेश्वरी सूत्र होते हैं। हमारे सूत्र माहेश्वरी सूत्र जो होते हैं कितने होते हैं, 14 होते हैं। उनमें प्रारंभ के 4 सूत्र जो होते हैं वो स्वरों से संबंधित होते हैं, बाकी 10 सूत्र जो होते हैं वो व्यंजनों से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रारंभ के 4 सूत्र हैं वो कौन कौन से हैं, मैंने आपको यहाँ लिखा दिया, वो है ऐ उण, रे लृक, ए ओंग और ऐ औ, ये 4 सूत्र हैं। इससे मैंने कहा कि किसी भी सूत्र के अंत में अगर हलंत व्यंजन वर्ण आए तो उसकी गणना नहीं होगी, बाकी स्वर जो होंगे उन स्वरों की गणना होगी। तो यहाँ पर देखो 9 स्वर हो गए हैं, ए ई उ री लृ ए ओ ऐ औ, ये कितने स्वर हो गए, 9 स्वर हो गए। तो 9 स्वर जो हैं वो हमारी संस्कृत वर्णमाला में आते हैं। आज देखो, आज हमने पहली संधि ली स्वर संधि। स्वर संधि के हमने भेद पढ़े, कितने भेद होते हैं, तो हमने लिखे स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। 8 भेद कौन कौन से होते हैं, जिसमें पहला होता है यण संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है अयादि संधि, चौथा होता है वर्धी संधि, 5वां दीर्घ संधि, 6वां पररूप संधि, 7वां पूर्वरूप संधि, और 8वां जो है वो कौन सा है, प्रकृतिभाव संधि। ये 8 भेद होते हैं। और इन 8 भेदों में से आज हमने सर्वप्रथम संधि जो ली वो कौन सी ली, यण संधि। कौन सी ली, यण संधि। यण संधि के बारे में हमने पहला सूत्र लिखा कि इको यणची। यण संधि पहला सूत्र कौन सा लगता है, इको यणची सूत्र लगता है। ये सूत्र क्या कहता है, ये सूत्र कहता है कि इक के स्थान पर मैं यण आदेश करता हूँ कि यण संधि जो होती है उस यण संधि में इक के स्थान पर मैं क्या करता हूँ,
यण आदेश करता हूँ। इक क्या है? एक प्रत्याहार है जो हमारी संस्कृत वर्णमाला में आता है, जो मैंने आपको लिखा दिया। ऐसे ई से लेकर क तक जो होते हैं इसे इक प्रत्याहार बोलते हैं। इक प्रत्याहार के अंदर कितने वर्ण होते हैं? स्वर जो कितने होते हैं? वो होते हैं 4। कौन कौन से? ई, उ, री और री। इन चारों के स्थान पर कर्म से य, व, र, ल किया जाता है। हिंदी में जो होता है वो आपको होता है य, र, ल, व, जबकि संस्कृत में क्या होता है? य, व, र, ल होता है। तो इन चारों के स्थान पर क्या होता है? इक के स्थान पर यण आदेश होता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। दोस्त, अगर आपको हर बात मेरी समझ में आ रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। आगे देखो, यण शब्द हमने पढ़ लिया था कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है। अब यण आदेश में क्या होता है वो देखो। देखो यहां पर लिखा था आपने ई, उ, री, ओल, री। इनके स्थान पर क्रम से क्या होता है? इक के स्थान पर यह होता है, उ के स्थान पर वह होता है, री के स्थान पर र होता है, ओल, री के स्थान पर क्या होता है? ल होता है। ये चारों स्वर और चारों व्यंजन आपको पता होना चाहिए कि किसके स्थान पे क्या होता है। अगर चारों ही आपको पता है तो यण संधि में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इसमें आपको पहला आप उदाहरण लेते हैं तो पहला उदाहरण आता है इसमें प्रत्येक। अभी वो प्रत्येक आप लिखोगे तो हिंदी का स्वर वो शब्द हो जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रत्येक शब्द आप लिखोगे तो प्रत्येक शब्द जो है वो हिंदी का बन जाएगा। मैंने आपको पूर्व में अवगत करा दिया है कि हिंदी का स्वर जो है वो संस्कृत में नहीं उसको गणना कर सकते, लेकिन उसको पद बनाने के बाद ही हम उसकी संस्कृत में गणना कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रत्येक शब्द था, लेकिन विसर्ग लगने के बाद ये क्या बन गया? पद बन गया। इसे हम क्या बोलेंगे? प्रत्येक है। और मैंने कहा था विसर्ग जो है उस विसर्ग का हम उच्चारण किसके रूप में करेंगे? है के रूप में करेंगे। तो यहाँ पर प्रत्येक लिख दिया। प्रत्येक जो है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? प्रति प्लस एक है। क्या बन जाएगा? प्रति प्लस एक है। देखो संधि जो होती है वो जो बीच में प्लस जो होता है इसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? धन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धन बोलते हैं। प्रतिधन एक, प्रतिधन एक है। तो प्रतिधन एक है जो है, तो धन जो है बीच में इसके दोनों तरफ यानी पूर्व में और उत्तर में, धन के पूर्व और उत्तर में जो वर्ण जो होंगे उन दो वर्णों में क्या होगी? संधि होगी। उन दो वर्णों में ही संधि होगी। आगे या पीछे कितने भी वर्ण हो उसमें कोई संधि नहीं होगी। संधि होगी जो प्लस जो है इसे धन हम संस्कृत में बोलते हैं, उस धन के पूर्व में और उत्तर में जो वर्ण जो होंगे उन दोनों के समाय से क्या होगी? संधि होगी। तो देखो हम पहले संधि बोलते हैं। यहाँ पर प्र जो है इस प्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि देखो यहाँ पर प्र जो लिखा हुआ है इस प्र में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये उसके प्लस के पास में नहीं है, प्लस के पास में नहीं है, इसलिए प्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ती जो है इसमें परिवर्तन होगा। क्या होगा? देखो तय जो है इसमें ई मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? ई मिला हुआ है। ई को अपन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? तय आधा हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, शेष क्या बचा? एक है। क्या बचा? एक है। तो देखो यहाँ पर अब प्रय जो है, प्रय यहाँ पर कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो प्रय में क्या होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रय को ऐसा कैसा लिख देंगे। तय जो है इस तय यहाँ पर आपको कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है। तो तय को भी क्या करेंगे? यहाँ पर ऐसा कैसा लिख देंगे। ई जो है ये हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ई के स्थान पे क्या कर देंगे अपन? ये कर देंगे। ये आधा करेंगे कि पूरा करेंगे? हलंत ये करेंगे, क्योंकि आपने क्या लिख रखा है यहाँ पर? हलंत ये लिख रखा है। तो हलंत ये है हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिख दिया आपने? हलंत ये। और उसके बाद में शेष क्या बचा? एक है। यहाँ तक किसी को समस्या नहीं? अगर किसी भी भाई को समझ में नहीं आए तो वो यहाँ पर कमेंट में डाल सकता है और पूछ सकता है कि सर हमारे को यहाँ पर समझ में नहीं आया। उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से सुझाव दिया जाएगा, उसे पुनः बताया जाएगा किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर देखो तय में कोई परिवर्तन नहीं है। ई के स्थान पर यह हो जाएगा। शेष क्या बचा? एक है। क्या बचा? एक है। और एक को हम क्या करेंगे? देखो प्रय में कोई परिवर्तन नहीं, तय जो है उसके बाद आगे व्यंजन है। तो व्यंजन और व्यंजन आपस में कभी पूर्ण नहीं होते, क्योंकि व्यंजन से व्यंजन मिलता है। तो जैसा व्यंजन है वैसा का वैसा रहेगा। तो तय आधा है तो आधा रहेगा। अब यह में क्या मिल जाएगा? आगे स्वर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? स्वर मिल जाएगा। अगर यह के अंदर स्वर मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। और उसमें ये मिलते क्या बन जाएगा? ये मिल जाएगा। और शेष क्या बचा? क। तो क्या बन जाएगा? प्रत्येक है।
देखो दोस्तों, समझ में आ गएगा। प्रत्यय का आपने शब्द लिखा और प्रत्यय का प्रति प्लस एक का आपने संधि विच्छेद किया, और संधि विच्छेद करने के बाद आपने यहाँ पर प्र और तय और ई तीनों को अलग अलग निकाल लिया। अलग अलग करने के बाद आपने एक आगे जो था उसको लिख दिया। लिखने के बाद ए के साथ आपने ये किया, ये को चेंज करने के बाद आपने इसमें स्वर मिला दिया, ए और क्या बन गया, प्रत्यय क्या बन गया। समझ में आ गया होगा। आगे देखो ऊ का। ऊ में देखो क्या होता है। ऊ का उदाहरण जो आता है वो पहला उदाहरण कौन सा आता है, स्वागतम। कौन सा आता है, स्वागतम, जो आपने जगह जगह लिखा हुआ देखा होगा। जब शादी विवाह होते हैं तो वहाँ पर लिखा होता है स्वागतम, शुभागमन। तो वहाँ पर स्वागतम भी लिखा हुआ है। आप जहाँ पर जाओगे वहाँ देखना कि स्वागतम लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें कौन सी संधि होगी। तो यहाँ पर देखिए स्वागतम लिखा हुआ है, इसके संधि विच्छेद क्या होगा, सुधन आगतम, सुधन आगतम। अब देखो यहाँ पर कि सर प्लस आ गया, प्लस से पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में क्या होगी, संधि होगी दोनों वर्णों में। तो यहाँ पर सु में से क्या निकाल लेंगे, ऊ। तो स में से ऊ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, स हलंत हो जाएगा। ऊ छोटा है तो ऊ छोटा निकाल लेंगे। शेष क्या बचा आगे, आगतम। क्या बचा, आगतम। अब देखो यहाँ पर स जो है वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है, ऊ जो है वो हमारे को दिखाई दे रहा है। तो ऊ के स्थान पर क्या होगा, वह होगा। वह भी कैसा होगा, हलंत होगा। कैसा होगा, हलंत होगा, पूरा नहीं होगा। तो देखो से ऐसा कैसा आ जाएगा, ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, हलंत वह हो जाएगा। और शेष क्या बचा, आगतम। क्या बचा, आगतम। अब देखो से जो है उसके बाद आगे क्या है, व्यंजन है। तो व्यंजन से व्यंजन मिलेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। आधा है, आधा लिख देंगे। वह जो है वह आधा लिख देंगे, लेकिन आगे क्या है, स्वर है। स्वर क्या है, आ किसे मिलेगा, वह में। तो क्या बन जाएगा, वाह बन जाएगा, स्वा बन जाएगा। शेष क्या बचा, गतम। तो क्या बन जाएगा, स्वागतम। समझ में आ गया होगा दोस्तों। स्वागतम शब्द लिया, स्वागतम शब्द का संधि विच्छेद किया, शूदन आगतम। और शूदन आगतम करने के बाद सु में से क्या निकाल लिया, ऊ को निकाल लिया। तो हलंत से बच गया। से बचने के बाद आगतम आ गया। से और ऊ के स्थान पर अब क्या हो गया, वह। क्योंकि अपने पहले लिखा था कि ई ऊ री री के स्थान पर यह वह रहना हो जाता है। तो ऊ के स्थान पर वह हो गया, और वह होने के बाद इसमें आ क्या हो, स्वर मिल गया। स्वर मिलने के बाद क्या बन गया, स्वागतम बन गया। अब देखो कहोगे कि सर इकाई बन गया, उकाई बन गया, रेखा कैसे बनेगा। तो देखो रिकाई बनेगा। री में हम पहले लिखते हैं, उदाहरण लेते हैं कि री का उदाहरण क्या लें। तो एक री का उदाहरण आता है आपके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, धात्रंश। क्या आता है, धात्रंश। जिसमें देखो संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, धात्रिधन अंश। क्या बन जाएगा, धात्रिधन अंश। देखो उसे टुकड़े करेंगे तो क्या करेंगे, धा धन तय में से क्या निकालेंगे, री। क्या निकालेंगे, री। अब देखो री छोटी है कि बड़ी है, छोटी। कैसी री है, छोटी री है। अगर छोटी री हो छोटी निकालेंगे। देखो छोटी और बड़ी री कैसे लिखते हैं, कहते हैं सर छोटी और बड़ी री कैसे लिखते हैं। ये तय अगर आप छोटी री लिखोगे तो यहाँ पर सिंगल लगेगा, अगर आप बड़ी री लिखोगे तो यहाँ पर डबल लिख जाएगा। इसे ये बड़ी री होती है, ये छोटी री होती है। तो यहाँ पर छोटी री है, तो छोटी री है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, री लिख देंगे। शेष क्या बचा, अंश। शेष क्या बचा, अंश। अब देखो यहाँ पर धास में, यहाँ पर कोई किसी में मिल रहा है धा, कहीं पर भी नहीं मिल रहा। तय जो है यहाँ पर कहीं मिल रहा है, कहीं पर भी नहीं मिल रहा। री जो है वो यहाँ पर मिल रहा है, कहाँ पर, ये रहा री। इस रे के स्थान पर क्या हो जाएगा, रे। क्या हो जाएगा, रे। रे हलंत होगा, पूरा हलंत। तो हलंत देगा तो यहाँ पर भी रे के स्थान पर क्या हो जाएगा, हलंत रे हो जाएगा। और देखो ये धा जो है ये ऐसा कैसा आ जाएगा, तय जो है हलंत ऐसा कैसा आ जाएगा। और शेष आएगा क्या बचा, अंश। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो अब तय और रे, संस्कृत में संयुक्त वर्ण जो होते हैं वो कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3 संयुक्त वर्ण। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, अक्षय, त्रय और ज्ञ। ये 3 होते हैं।
जो किससे मिलकर बने हुए होते हैं। ये से जो बनता है वो हलंत क प्लस हलंत से प्लस ऐसे मिलता है बनता है। त्रय जो है वो हलंत तय प्लस हलंत रे प्लस ऐसे बनता है। गे जो बनता है वो हलंत जय प्लस हलंत ये प्लस ऐसे बनता है। तो ये तीनों संयुक्त वर्ण होते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बनते हैं, और इसमें अ वर्ण जो होता है, अ स्वर जो होता है वो समाहित होता है, जिससे ये पूर्ण हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर धा जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, दाएं से कैसा रह जाएगा त और र, ये दोनों क्या मिल जाएंगे। अब त अपने से लिख लेते कि सर इसमें धा दे रखा है, त आधा लिख देंगे, र भी इसमें जो ए मिल जाएगा, र पूरा हो जाएगा, शेष बचा से लिख देंगे। लेकिन नहीं, क्यों? क्योंकि इसमें त और र अपने पहले लिख रखा है कि यहाँ पर संयुक्त वर्ण होते हैं, और संयुक्त वर्ण में त और र का दोनों का मेल होता है, ए मिलने पर ये पूर्ण हो जाता है। तो त और र दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, त्रय बन जाएगा। इसमें र में फिर क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, ए मिलने के बाद पूरा हो जाएगा त्रय, शेष क्या बचा से, तो क्या बचाएगा धात्रन से, क्या बन जाएगा धात्रन से। तो ये तीन पूरे हुए। लास्ट कौन सा है इसमें, लृ, जिसका उदाहरण देखते हैं क्या बनता है इसमें। इसका उदाहरण आता है लाकृति। क्या आता है, लाकृति, जिसका हम संधि विच्छेद करेंगे, क्या बन जाएगा लृ धन आकृति। क्या बन जाएगा लृ धन आकृति। लृ धन आकृति का संधि विच्छेद, आपने लाकृति का संधि विच्छेद कर दिया, लृ धन आकृति। अब लृ धन आकृति जो है इसको सर कैसे निकालें, हम ल में से री को निकाल लें? नहीं, ल में से री को नहीं निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पहले से संपूर्ण लृ दे रखा है कि लृ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। लृ के स्थान पर क्या होगा, ल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट इसमें से ल में से री नहीं निकाल कर ल के स्थान पर क्या कर देंगे, हलंत ल कर देंगे। क्या कर देंगे, हलंत ल कर देंगे। और हलंत ल करने के बाद शेष क्या बचा, आकृति। क्या बचा, आकृति। आ किसमें मिल जाएगी, ल में मिल जाएगी, और ल में मिलने से क्या बन जाएगा ला, और शेष क्या बचा कृति, लाकृति मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपकी यण संधि जो है वो पूर्ण होती है। इसमें आपको मैंने 4 उदाहरण बताए। 4 उदाहरण, अगर कोई उदाहरण आपको समझ में नहीं आया है, अगर यण संधि कहीं पर भी समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि सर हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई है। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से सुझाव दिया जाएगा। धन्यवाद। आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं क्लास। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। सभी को मालूम है राजस्थान सीनियर फाउंडेशन की यूट्यूब क्लासेज चल रही है, जूम पे भी हमारी क्लासेज चल रही है। जिन बच्चों को क्लासें लेनी है जूम ऐप पे, वो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकता है, विद्यालय में आके कॉन्टैक्ट कर सकता है। और राजस्थान जो फाउंडेशन की यूट्यूब क्लासेज चल रही है उनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थान।